हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है। पूरे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहां पर डिस्कस किए हैं, राइट? क्योंकि बेसिक्स इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर का। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए इंट्रोड्यूस करना रिक्वायरमेंट होता है। तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है, 2 घंटे का अप्रोक्स हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। वो वीडियो जरूर देखना, जिससे कि आपको एक बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस कर रखे। पहली बात क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। आ जाइए, एक सेकेंड। चलो, तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर हमें बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट है ये कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान होता है। कैसे फाइंड करते हैं, एक मिनट, ब्लर तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, चलो। हाँ, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, कई बच्चे क्या करते हैं, इन स्टेटमेंट्स को रट लेते हैं, राइट? कि भैया इनको रट लेते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर जो होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसको रट लो, राइट? मैं एक ऐसी अप्रोच आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं जिससे कि आप हर एक ट्रू और फॉल्स को आप बना सकते हो बहुत इजीली। कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात, इनके बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि भैया रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, सब प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, राइट? अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होगी तो बिल्कुल इजी तरीके से आप इन स्टेटमेंट्स के ट्रू और फॉल्स बता सकते हो। बहुत आसान होता है, देखो समझना। सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या स्टेटमेंट है? ए स्टेटमेंट है ऑल रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, राइट? ये स्टेटमेंट है अपने पास में। तो पहले आपको क्या देखना है, यहां पर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं जो चीज समझा रहा हूं आपको सिर्फ, एक सेकेंड, आपको सिर्फ इसको देखना है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोला है तो सिर्फ स्क्वायर को देखना और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंदर स्क्वायर शेप कैसा होता है, इस तरीके का शेप होता है, राइट? जिसके अंदर ऑल साइड्स क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, राइट? और ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट? ऐसा होता है, क्लियर है? बस ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा, देखो स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे के सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होंगे। तो रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स ऐसे होते हैं। तो सारे के सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स के अंदर क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है बेटा। ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। बट रेक्टेंगल्स के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है। यहां पर ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो क्या ये इस स्क्वायर की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? ऑल रेक्टेंगल्स, क्या रेक्टेंगल्स सेटिस्फाइड करेंगे स्क्वायर की कंडीशन को? नहीं। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये स्टेटमेंट क्या होगी? बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं हर एक चीज आपको डीप कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। पूरी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, राइट? समझ गए मेरी बात को बहुत ध्यान से? चलो, अब आ जाओ यहां पर स्टेटमेंट नंबर सेकंड, बी। बी क्या कह रहा है ये अपने को, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, राइट? अब देखो, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बोला है इसमें, तो आर पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम को उठाओ और पैरेललोग्राम की कंडीशन बताओ। पैरेललोग्राम कैसा होता है, इस तरीके का, मान के चलो इस तरीके का कोई पैरेललोग्राम, जिसके अंदर क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। बहुत ध्यान से बना लेना, एक मिनट, मैंने ऐसे ही रैंडमली आपके सामने बनाया पैरेललोग्राम, इस तरीके का होता है। तो ये अपोजिट साइड्स तो क्या होती है, इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। अब यहाँ पर रोम्बस को उठाओ। रोम्बस शेप कैसा होता है, रोम्बस शेप भी इसी तरीके का होता है, जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है। तो क्या ये पैरेललोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है रोम्बस, ये देखना है। तो इस पैरेललोग्राम के अंदर क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। क्या रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है? तो यस, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। सिंपल। रटना कहां है यार, रटना नहीं है बेटा, इनको इनको समझा जाता है, क्लियर है?
तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा ट्रू, आंसर हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो सी पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, एंड आल्सो रेक्टेंगल। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या बोला इसने, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, आर रोम्बस, तो रोम्बस को चेक करो। रोम्बस के अंदर क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है, जबकि हालांकि रोम्बस के अंदर सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस शेप ऐसा होता है जिसके अंदर सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। और रेक्टेंगल के अंदर भी क्या होती है, रेक्टेंगल के अंदर ये रेक्टेंगल शेप ऐसे होता है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, राइट। तो अब स्क्वायर को देख लेते, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्या ऑल स्क्वायर्स रोम्बस होंगे? तो स्क्वायर के अंदर क्या होती है, स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो पहले चेक करो कि क्या रोम्बस होगा, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, तो रोम्बस की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है स्क्वायर्स के अंदर, यस, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, यहाँ पे भी ऑल साइड्स आर इक्वल है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो रेक्टेंगल में देखते हैं, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, क्या स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है? यस, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, रटना नहीं है बेटा। सी पार्ट हो गया, डी पार्ट की ओर चलते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, है ना, और वापस से हम इसको करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, डी पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अब आ जाओ, आर नॉट पैरेललोग्राम, इसने बोला है नॉट पैरेललोग्राम, आर नॉट पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। अब ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड करेगी, स्क्वायर्स के अंदर क्या होती है, स्क्वायर्स से तो होता है ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, तो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ऑल स्क्वायर्स तो पैरेललोग्राम होंगे, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, क्या स्क्वायर के अंदर भी है, यस, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो ये क्या होना चाहिए, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या बोल दिया इसने, नॉट पैरेललोग्राम, तो ये गलत बोल दिया इसने, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स, जबकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होनी चाहिए, लेकिन यहां पर नॉट लगा हुआ है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कि भैया ये गलत कह रहा है, नॉट अ पैरेललोग्राम नहीं होगा, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, चलो डी पार्ट हो गया, डी के बाद में ई, ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट्स आर रोम्बस। बहुत ध्यान से समझना, बस आपको क्या करना है, आपको जाना ऑल काइट्स आर रोम्बस, आर रोम्बस, तो रोम्बस पे चलो। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस के अंदर इस तरीके का शेप होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। क्या काइट के अंदर भी ऑल साइड्स इक्वल है, क्या काइट्स के अंदर भी ऑल साइड्स इक्वल है? तो चेक करते हैं काइट शेप कैसा होता है, इस तरीके का, जिसके अंदर एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होती है, ये साइड्स इसकी इक्वल होगी, ये साइड्स इसके, लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, जबकि रोम्बस में तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो रोम्बस की कंडीशन को क्या काइट सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल है, क्या काइट के अंदर भी ऑल साइड्स इक्वल है, नहीं है, तो क्या होगा यहाँ, फॉल्स। ये क्या होगी स्टेटमेंट, फॉल्स। इस तरीके से ये अप्रोच का आप यूज करोगे तो बहुत इजीली आप यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हो। ई के बाद में एफ, एफ है ऑल रोम्बसेस आर काइट, ऑल rhombuses, all rhombuses are kite। ठीक है, kites, ठीक है, क्या करना है, all rhombuses are kite, तो काइट पे जाओ, आर काइट बोला है, आर काइट। काइट कैसे होता है, काइट ऐसे होता है बेटा, काइट ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये इसके इक्वल होती है और ये इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, राइट। तो काइट के अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। अब रोम्बस बना लो, ऑल रोम्बस, तो रोम्बस बना लो, तो रोम्बस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो अब ये वाली कंडीशन क्या इसमें सेटिस्फाइड कर रही है, ये चेक करना। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, क्या इसमें भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, यस, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, क्योंकि इसके अंदर तो सारी की सारी साइड्स इक्वल है, तो एडजेसेंट तो होगी, तो यस, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसकी कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये कंडीशन हमारी
ट्रू है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है यार ये ट्रू एंड फॉल्स में, सच में यार पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होता है। इस अप्रोच से करो ना यार, इस अप्रोच से करो तो ट्रू होगा। चलो जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, आ जाओ। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो कहां है हमारे पास में ये जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ठीक है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो हम जाएंगे ट्रेपेजियम के पास में पहले कि भैया ट्रेपेजियम बता तू क्या है। तो ट्रेपेजियम शेप ऐसा होता है जिसके अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। ये जो है ये इसके पैरेलल होती है और ये अनइक्वल साइड्स होती है। इक्वल भी हो सकती है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी हो सकता है, लेकिन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम होता है पैरेललोग्राम के अंदर। अब पैरेललोग्राम देख लेते हैं। पैरेललोग्राम ऐसा शेप होता है जिसके अंदर टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगी, ये इसके और ये इसके। तो क्या ये ट्रेपेजियम की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है पैरेललोग्राम? तो ट्रेपेजियम के क्या अंदर क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या इसके अंदर भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है? तो यस, वन क्या इसमें तो टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे यस। यस भैया यस, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है। अब ये स्टेटमेंट अगर ऐसे पूछ लेता ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम ना लेके ये पूछता ऑल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम, ये बोल देता तो फिर ये गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर उसकी कंडीशन को चेक करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो बहुत बढ़िया, तुम समझदार हो बहुत ज्यादा। एच, एच है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो मैं जाऊंगा ट्रेपेजियम पे। और ट्रेपेजियम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके का कोई शेप होता है जिसके अंदर ये इसके पैरेलल होते हैं। तो क्या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है? तो स्क्वायर में चेक करते, स्क्वायर के अंदर कैसा होता है शेप, इस तरीके का शेप होता है जिसके अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो वन पेयर ऑफ आर ट्रेपेजियम, तो क्या ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? जो स्क्वायर्स है वो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, वन पेयर जो होता है वो क्या होता है, ट्रेपेजियम का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। तो क्या इसके अंदर भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है? वन क्या, यहाँ तो टू पेयर है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे भैया कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ट्रू है। क्लियर है बात? ठीक है, इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बहुत आसान होते हैं यार ये, कोई दिक्कत नहीं है। 70, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटर्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है ऑल द क्वाड्रेटर्स, कौन कौन से क्वाड्रेटर्स है बताओ जिसकी फोर साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है, राइट। तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वाड्रेटर्स बनाऊंगा जिसके अंदर फोर साइड्स क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। फिगर ले लेते हैं भैया, ये लो जी, हमने एक फिगर बनाया जिसके अंदर फोर साइड्स क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सारी की सारी साइड्स इक्वल है। ये कौन सा फिगर है, ये फिगर है हमारा स्क्वायर। तो हम बोलेंगे एक फिगर तो हमारा क्या है, स्क्वायर, जिसके अंदर क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल, और स्क्वायर क्वाड्रेटर होता है, चार साइड्स होती है, तो एक फिगर तो हमारा हो गया स्क्वायर, ठीक है। और कौन सा होता है जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है? यस 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 सर, पता है मुझे, क्या होता है, रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है, इस तरीके का, इस तरीके का शेप, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है जिसके अंदर ये सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। क्लियर है? तो हम कहेंगे रोम्बस, रोम्बस रोम्बस रोम्बस, तो स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया। और बताओ फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, कोई है भैया फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ रोम्बस के अलावा? स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, अब कोई है? हाँ जल्दी से बताओ, जब तक मैं बी पार्ट करता हूं। इसने बोला है फोर राइट एंगल्स, इसने बोला है फोर राइट एंगल्स, बताओ फोर राइट एंगल्स। तो फोर राइट एंगल्स हमारा कहां पर दिखता है, फोर राइट एंगल सर हमारा स्क्वायर में नजर आता है, ये स्क्वायर आपने बना दिया। यहां पर क्या है, यहां 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, चार राइट एंगल्स किसमें, स्क्वायर्स में।
ठीक है, और किसमें दिखता है, और हमारा रेक्टेंगल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी राइट एंगल्स होते हैं 4 90 डिग्री के, तो हम बोलेंगे एक है रेक्टेंगल्स। क्लियर है? और भैया और बताओ, और कौन सा फिगर है जिसके अंदर 4 राइट एंगल्स होते हैं? स्क्वायर्स हो गया, 4 राइट एंगल्स जिसके अंदर हो, ठीक है, कोई नहीं है? हाँ, रोम्बस के अंदर थोड़ी होते हैं, रोम्बस के अंदर तो अलग होते हैं, ठीक है। ये 2 फिगर्स है 4 राइट एंगल्स, और तो कोई मेरे को नहीं लग रहा है। पैरेललोग्राम्स जो बनाओगे तो पैरेललोग्राम्स के अंदर जरूरी नहीं है कि राइट एंगल्स हो, राइट। चलो, तो स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल, और इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर्स एंड रोम्बस। रोम्बस के अंदर भी 4 साइड्स इक्वल होती है और इसके अंदर भी 4 साइड्स इक्वल होती है, इसके अलावा नहीं होता है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, अरे 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 भैया, ओ भैया क्या कर रहे हो आप? हाँ, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटल। भैया स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटल क्यों है? तो स्क्वायर क्वाड्रेटल इसलिए है क्योंकि स्क्वायर्स की क्या होती है, 4 नंबर ऑफ साइड्स होती है। स्क्वायर्स हैव 4 नंबर ऑफ साइड्स, स्क्वायर्स हैव 4 number of sides, hence the figure is called quadrilateral। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं ऐसे फिगर्स होते हैं जिनमें 4 साइड्स होती है। स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? बिकॉज अपोजिट साइड्स, स्क्वायर्स अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर इज पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल लिख दो। अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल एंड पैरेलल। आर, एक सेकंड भैया, क्या हो रहा है? आर इक्वल एंड पैरेलल ए रेक्टेंगल। थर्ड पार्ट है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल कैसे करेंगे भैया हम, भाई बताओ। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल इसलिए है बिकॉज स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बिकॉज बिकॉज क्यों भैया, बिकॉज क्यों? क्योंकि स्क्वायर को रेक्टेंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल। इसलिए हम स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, राइट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, आपको नेम देना है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करे। बताओ कौन सा फिगर होता है? तो एक काम करते हैं, यहां पर बना लेते हैं फिगर्स, क्वाड्रिलेटरल्स बना ही लेते हैं भैया जिनकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। डायगोनल्स क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो एक तो हम बना देते हैं यहां पर स्क्वायर, स्क्वायर की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, ठीक है, और रेक्टेंगल की भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, और कौन सा फिगर है, पैरेललोग्राम की भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। और क्या बना सकता हूं मैं, और भैया, और भैया एक रोम्बस बना दो इस तरीके का, एक रोम्बस भी बना दो, इसकी भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। तो यहां पर मैंने बनाया है स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स की जब आप डायगोनल्स बनाओगे इस तरीके से, तो स्क्वायर की डायगोनल्स क्या होती है, ध्यान रखना, इक्वल होती है। ये वाली साइड जो होगी, ये जो डायगोनल होगी ये इसके इक्वल होगी, राइट। ऐसे ही रेक्टेंगल के केस में भी क्या होगा, डायगोनल्स जो होगी वो इक्वल होगी, राइट, और बाइसेक्ट भी करेगी। ऐसे ही ये हमारा क्या है, ये है हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अंदर भी हमारी डायगोनल्स क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और ये है हमारा रोम्बस, तो इसके अंदर भी डायगोनल्स क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर
और हमारा पैरेललोग्राम के अंदर और ये रोम्बस के क्या करती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। इसने कहा नेम द क्वाड्रेटर हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर क्या है, देखो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। ठीक है, जो रोम्बस होता है इसके अंदर जो बाइसेक्ट करती है डायगोनल्स वो परपेंडिकुलर करती है, ध्यान रखना। यहां पर इस जगह पे 90 डिग्री बनता है, जहां पर बाइसेक्ट करेगी वहां पर उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब जहां पर ये बाइसेक्ट कर रही है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर रोम्बस के केस में हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर करती है, रोम्बस के केस में। क्या सर हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में भी करती है? स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, रोम्बस के केस में हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। राइट, चलो थर्ड पार्ट है, थर्ड है हमारा आर इक्वल, जिसकी डायगोनल्स क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वल के केस में मैंने आपको बताया था स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये ऐसे दो फिगर्स होते हैं जिनकी डायगोनल्स क्या होती है, इक्वल होती है। इनमें इक्वल नहीं होगी, ध्यान रखना, इनमें हमारी डायगोनल्स जो होगी वो इक्वल नहीं होगी। रोम्बस के अंदर डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है, लेकिन हाँ स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसे कोऑर्डिनेटल्स है जिनके अंदर हमारी जो डायगोनल्स होती है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो फिफ्थ, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। बताओ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, तो पहली बात कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर को समझना जरूरी है। राइट, यहां समझा देता हूं। जो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर होता है, जो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर होता है भैया, वो क्या होता है, क्या होता है जल्दी से बताओ। तो एक फिगर में बना देता हूं आपके सामने। एक में इसने बोला है, वैसे रेक्टेंगल के लिए तो रेक्टेंगल ही बना देते हैं, है ना। ये लो जी भैया, मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया आपके सामने। अब इस रेक्टेंगल की अगर मैं डायगोनल्स बनाऊं तो डायगोनल्स कहां बनेगी, डायगोनल्स बनेगी हमारी यहाँ पे एक तो, और एक यहाँ पे। तो इसकी डायगोनल्स हमारी कहां पर बन रही है, डायगोनल्स बन रही है, ऑल डायगोनल्स, ऑल डायगोनल्स कहां पर बन रही है, इन इंटीरियर, इन इंटीरियर ऑफ, इन इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। और जिसकी डायगोनल्स सारी की सारी डायगोनल्स हमारी इंटीरियर साइड में बनेगी तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। और अगर एक्सटीरियर साइड में बनती कुछ डायगोनल्स तो उसको हम बोलते हैं एक तरह से कोऑर्डिनेटर, कौन सा वाला, कॉनकेव कोऑर्डिनेटर। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बना भी देता हूं एक कोऑर्डिनेटर, ये इस तरीके का कोऑर्डिनेटर, ध्यान रखना। अब देखो इस केस में क्या होगा, एक डायगोनल्स तो हमारी यहां पर बनेगी और एक डायगोनल्स हमारी यहां पर बन रही है। तो ये वाली डायगोनल्स एक्सटीरियर साइड में बन रही है, तो अगर कोई भी एक डायगोनल्स एक्सटीरियर में दिख गई तो वो कॉनकेव हमारा कोऑर्डिनेटर होता है। तो यहां पर इस केस के अंदर ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। क्यों, क्योंकि ऑल डायगोनल्स, बिकॉज रेक्टेंगल इज, हम लिखेंगे रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर बिकॉज डायगोनल्स, ऑल डायगोनल्स लिख लेना, ऑल डायगोनल्स ऑफ rectangle lie in its interior, interior part, hence rectangle is a convex solid। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एबीसी। ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A and B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. तो अब यहां पर देखो आपको दिख रहा है एक फिगर, इसके अंदर बोल रहा है कि एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है ये एबीसी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां पर 90 डिग्री बनेगा, और ये एबीसी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल की अपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेनियस होती है, तो इसका जो ओ है, इसका जो मिड पॉइंट है, इस एसी का जो मिड पॉइंट है वो ओ है, इसने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसने कहा एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। आपको एक्सप्लेन करना है कि भैया ओ जो है वो कैसे इक्विडिस्टेंस है ए बी और सी, मतलब ओ ए से इक्विडिस्टेंस है, सी से भी इक्विडिस्टेंस है और बी से भी इक्विडिस्टेंस है। तो देखो ए से तो होगा ही, क्योंकि इसका आपने क्या बनाया, ओ जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ एसी का। अरे भाई समझना,
अरे मेरी बात को समझ लेना बेटा। अब देख मैं तेरे को समझाता हूँ। मान के चल एक लाइन बनाई मैंने, ये मैंने लाइन बनाई, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कहा कि यार ये लाइन जो है ये 10 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर के? 10 सेंटीमीटर। और इस लाइन को मैंने नाम दे दिया, ये लाइन सेगमेंट जो है ए बी है। और सेंटर में मैंने एक पॉइंट बना दिया, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट ओ बना दिया। तो मुझे एक बात बताओ, लाइन पूरी 10 सेंटीमीटर की थी और सेंटर पे मैंने एक मिड पॉइंट बना रहा ओ। तो मुझे एक बात बताओ, ए से लेके ओ तक, यहां से लेके यहां तक, ये लाइन सेगमेंट कितने कितने सेंटीमीटर की होगी? तो ऑब्वियसली बात है पूरी 10 सेंटीमीटर की, तो यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ओ मिड पॉइंट था तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, ओ अगर मिड पॉइंट है एसी का, तो ओ इक्वी डिस्टेंस नहीं होगा ए से? ओ जो है वो ए से भी 5 सेंटीमीटर दूरी पे है और ओ जो है वो बी से भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो इक्वी डिस्टेंस तो है ही ए और सी से, बट क्या बी से भी हमारा इक्वी डिस्टेंस होगा? इस चीज को हमारे को देखना है। अब देखो इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनल टू हेल्प। ये डॉटेड लाइंस जो बना रखी है, आपका तो क्वेश्चन इतना ही होगा बस, लेकिन ये डॉटेड लाइंस आपको बना रखी है वो हिंट के तौर पे है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको जरूरी नहीं है कि डॉटेड लाइंस दे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे को डील करना है। तो अब आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, इसी राइट एंगल ट्राइंगल के साथ में एक और ट्राइंगल बना देंगे। और आपको पता है टू राइट एंगल ट्राइंगल्स मेक अ रेक्टेंगल। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो एक रेक्टेंगल को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल तो ये रहा और एक ट्राइंगल ये डॉटेड वाला आपको दिख रहा है, ये रहा, राइट। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स ने क्या बना दिया, एक तरह से रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया। क्लियर है बात? अब देखो यहां पर इस तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था कि इसकी साइड्स इसके इक्वल एंड पैरेलल और इसकी साइड्स इसके इक्वल एंड पैरेलल, राइट। और इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर है बात, समझ में आ रही? तो अब मुझे एक बात बताओ, जो रेक्टेंगल की डायगोनल्स होती है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अभी मैंने कहा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जो एओ होगी वो तो ओसी के इक्वल होगी और जो ओबी होगी वो ओडी के इक्वल होगी। आ रही बात समझ? जो ओबी होगी वो ओडी के इक्वल होगी, ठीक है। चलो, तो एओ ओसी के इक्वल है और ओबी जो है वो ओडी के इक्वल है यहाँ। अब मुझे ये तो पता है, मैंने आपको बता दिया था कि ए से तो इक्वी डिस्टेंस होगा, सी से भी इक्वी डिस्टेंस है। क्या ये बी से भी इक्वी डिस्टेंस होगा? ये चीज निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये चीज निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों डायगोनल्स तो इक्वल है ना। रेक्टेंगल्स के अंदर डायगोनल्स क्या होती है, बाइसेक्ट भी कर रही है और रेक्टेंगल्स की डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स जो होती है आर इक्वल। डायगोनल्स जो होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अगर डायगोनल्स इक्वल होती है मतलब जो एसी है वो बीडी के इक्वल है। तो अब यहां पे समझना, देखो अगर मैं एसी की लेंथ 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं, सोचना एसी की लेंथ अगर मैंने 10 सेंटीमीटर ले ली तो ओ ए मेरा कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और यहां से ओसी मेरा 5 आ जाएगा। अब मैंने एसी अगर 10 ली है तो मेरा बीडी भी तो 10 होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो बीडी भी हमारा 10 होगा। तो बीडी अगर 10 होगा तो ओबी और ओडी भी क्या इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। तो यहां से लेके ये भी 5 होगी और यहां से लेके ये भी 5। तो अब देख लो, ओ जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा, ए से भी 5 सेंटीमीटर दूर है। ओ जो है वो सी से भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और ओ जो है बी से भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, राइट। मेरी बात समझ में आ गई? तो ओ जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए बी एंड सी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंपल सी बात है कि टू राइट एंगल ट्राइंगल्स मेक अ रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल इज एबीसीडी, राइट। यहाँ पे इस तरीके से फिगर आपको ड्रॉ करना है और आपको बताना है। अब आपको बताना है कि भैया ओ जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी है। सो वी कैन से ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। सो वी कैन से ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, है ना। एंड वी नो दैट ABCD is a rectangle and rectangles have equal diagonals. So we can say OC is equals to BD, right?
हम ये कह सकते हैं OC जो होगी वो BD के इक्विवेलेंट होगी, ऐसे आप लिख सकते हो। एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, हम ये भी कहेंगे। तो अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली बात है OB जो होगा वो OD के इक्विवेलेंट होगा। हेंस वी कैन से OAC and BD are equal, so we can say O is equidistant from B also, right? इस तरीके से आप लैंग्वेज के तौर पर अपने, मैंने जैसे आपको समझा दिया, और अपनी लैंग्वेज में कुछ भी आप लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भैया हो गया ना क्वेश्चन, तो हाँ हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।